गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th हिंदी मीडियम आरबीएससी के चैप्टर 3 की क्लास 3 डिस्कस कर रहे हैं। इट इज आवर लेक्चर 3। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या करना है। आपने इससे पहले अभी जो हमने पढ़ा है, क्या क्या चीज पढ़ी है। सबसे पहले हमने आवर्त तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो भी नियम दिए थे, जैसे न्यूलैंड का अष्टक नियम, डॉब्राइनर का त्रिक नियम, मेंडलीफ ने जो आवर्त नियम दिया था, या फिर उसका और मोजले ने जो आवर्त नियम दिया था, जो आधुनिक आवर्त सारणी बताई थी, उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो पूरी आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्वों को लगाया गया है। आज के समय में हम जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द मोजलेज लॉ। मोजले के नियम पर आधारित है, जिसके हिसाब से क्या था कि जो तत्वों के जो गुणधर्म थे वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन थे। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं तो हो सकता है गुण बढ़े या घटे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बता दिया गया था कि आवर्त 7 है, वर्ग 18 है, अंतिम वर्ग शून्य वर्ग है, जिसमें निष्क्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय गैसेस का अष्टक जो है वो अपूर्ण है, अष्टक जो है वो पूर्ण है, उनका विन्यास जो है वो NH2NP6 है। और फिर आपको बताया गया था कि जो तत्व है उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। जो S ब्लॉक है उसको कहा गया था NH2। ठीक है, S ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आ रहे थे, 0 to 2 था NH2। फिर P में NH2NP1 to 6 था, जिसमें धातु, धातु, अधातु तीनों आ रहे थे। फिर S और P के बीच में जो थी उन्हें हमने संक्रमण धातुएं या क्या कहा था, संक्रमण धातुएं कहा था, और डी ब्लॉक एलिमेंट कहा था, क्योंकि उनका विन्यास क्या था, N-1 D1 to 10 NS2। ठीक है, NS2, 2 का मतलब NS0 to 2। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको बताया था F ब्लॉक का एलिमेंट, जो कि नीचे की तरफ 2 सीरीज बनाई थी हमने, लैंथेनाइड की श्रृंखला और एक्टिनाइड की श्रृंखला, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन भरे थे N-2 F1 to 14। ठीक है, इसके अलावा हमने भरा था N-1 D0 to 1। देखो ये यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। जो S ब्लॉक था, जो P ब्लॉक था, जो D ब्लॉक था, जो F ब्लॉक था, S ब्लॉक का विन्यास था NS2 1 to 2। P ब्लॉक में क्या था, NS2 NP 1 to 6। D में क्या था, N-1 D 1 to 10 NS0 to 2। ठीक है, और F में क्या था, N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 2 NS2। क्लियर? ठीक है, F में 0 to 1 ही रहेगा, एक ही रहेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें तो एक या तो एक आएगा या तो 2 आएगा। ये तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मान रहा है। P क्या मान रहा है, P आपका जो है वो 13 से लेकर 16 तक है। ठीक है, और जो N-D 1 to 10 NS0 to 2 है, ये किसमें है, ये जो है, ये कौन कौन से समूह है, ये जो आपका समूह है वो है कहां से, 3rd से 12th तक। ठीक है, और F में क्या है, F में आपके नीचे लैंथेनाइड सीरीज है और एक्टिनाइड सीरीज है। ठीक है, तो ये 2 सीरीज दी हुई है। तो ये तो सामान्य आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, अब हम आज उसके आगे पढ़ेंगे कि यदि हमें 100 के आगे के तत्वों को नाम देना है तो हम कैसे दें, यानी जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक इज मोर देन 100, देन वी विल राइट लाइक, कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक टेबल बनाया गया है। वो टेबल मैं आपको बता रही हूँ, वो आप टेबल, ठीक है, देखिए वो कैसे है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसको लिखा हमने
अन, नील, बाई, ट्राई, क्वैड, पेंट, हेक्स, हेक्स, ठीक है, सेप्ट, ऑक्ट और नॉन, और इनको हमने नाम दिया ठीक है, इसको हमने नाम दिया यू, इसको दिया एन, अन, यू से चालू हो रहा है। इंग्लिश में यदि आप इसको लिखोगे तो ये अन है, तो इंग्लिश वैसे तो आपको इंग्लिश में ही आना चाहिए, हिंदी वाले बच्चे भी उसी से ही पढ़ते हैं। एन आई एल, नील, एन से शुरू हो रहा है इसलिए, बाय बी से शुरू हो रहा है, ट्राई टी से शुरू हो रहा है, क्वैड क्यू से शुरू हो रहा है, पेंट पी से शुरू हो रहा है, एग्स, सेप्ट, ऑक्ट और नॉन, ठीक है। नॉन नहीं है ये है एन, एन, ये स्टार्ट हो रहा है ई से, इसको लिखते हैं ई डबल एन, एन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप देखिए, अब आपको इसके हिसाब से नाम लिखने हैं। ये तो क्या है, ये तो है प्रतीक, ठीक है, ये आपका है अंक, ये आपका है नाम। अब आपको नाम देना है जैसे 101, 102, 3, 4, 5, 6 ऐसे देना है। सारे नहीं बता रही हूं मैं, थोड़े से बता रही हूँ, आप बाकी के खुद करके देखेंगे, ठीक है। 101, इसका नाम कैसे लिखेंगे, एक को किससे बता रहे हैं, एन से, ठीक है, एन से ही बता रहे हैं ना, सॉरी जीरो को लिखना है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, मिल, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो 101 को कैसे लिखोगे, एक के लिए क्या यूज हो रहा है, यू, 0 के लिए आ रहा है एन, एक के लिए फिर क्या आ रहा है, यू, इसको ढंग से समझना। तो अब क्या नाम हो गया, अन, नील, अन, अनियम, यू एन यू, ठीक है। तो लास्ट में आपको पहले आप सिंबल को लिखेंगे, पहले जो सबसे पहले कोई भी यदि आपको अंक दिया हुआ है उसका पहले आप प्रतीक लिखेंगे, प्रतीक के बाद देखो ये लिख लिया, प्रतीक को देखकर लिख लिया अपने टेबल से, अन, नील, अन, अन, नील, अन तक तो हो गया, लास्ट में क्या लगा देना है आपको, इनके सबके बाद में लगा देना है यम, तो नाम क्या हो गया, अन, नील, अनियम, अन, नील, अनियम, ठीक है। इसको देखो यू एन बी, अन, नील, बायम, अनिल, त्रयम, अनिल, वाडियम, ठीक है। क्या क्या नाम हो गया, अनिल, अनियम, अनिल, बायम, अनिल, ट्रयम, अनिल, वाडियम, अनिल, पेंटियम, अनिल, हेक्सियम, या आप खुद करके देखेंगे, मैं सिर्फ बोलकर बता रही हूँ, अनिल, सेप्टियम, अनिल, ऑक्टियम, अनिल, एनियम, नीलियम, क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हुआ
अननिलियम, अननिलियम। 109 का क्या नाम है? अनिल, अनिल, अनियम, अनियम। यहां पर इसको हमने अनियम, एनियम लिख दो, अनियम लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से 101 से लेकर 110 तक मैंने बताए हैं। अब आप 112 से लेकर 119 तक खुद लिख कर देखेंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो पूछेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, अब उसके आगे हम पढ़ते हैं कि तत्वों के गुणों में आवर्तिता। ठीक है, क्लियर? तत्वों के गुणों में आवर्तिता कि जो हमने आवर्त सारणी बना ली, हमने उसके तत्व को, उसके पीरियड को, आवर्त को पहचान लिया, वर्ग को पहचान लिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। ठीक है, अब यह आवर्तिता क्या कहती है? यह आवर्तिता का मतलब होता है कि यदि हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाए, आवर्त में देखिए कैसे बढ़ेंगे, आवर्त में हम बढ़ेंगे बाएं से दाएं, और वर्ग में हम कैसे जाएंगे? ऊपर से नीचे। ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आती है आवर्तिता। ठीक है, आवर्तिता का मतलब क्या है? आवर्तिता का मतलब है, आवर्तिता का मतलब है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में परमाणु क्रमांक के साथ, परमाणु क्रमांक के साथ क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन क्या कहलाता है? आवर्तिता कहलाता है। कि क्रमिक परिवर्तन कैसे होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम आवर्तिता को समझने के लिए हमें पहले कुछ गुणों को समझना पड़ेगा। पहला गुण है परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, अब आप देखो परमाणुवीय त्रिज्या का मतलब क्या है? परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है? परमाणुविक त्रिज्या का मतलब किसी भी परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या जो है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले परमाणुविक त्रिज्या। देखो परमाणु जो है, हमने क्या कहा था? हमने जब परमाणु की संरचना वाला पार्ट पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये परमाणु है, ये नाभिक है। तो जो परमाणु की है वो कोई ऐसे कोई पक्की, जो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कोई ये वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं, कोई सीमा रेखा नहीं है। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, जिसे हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा था। तो हम ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट तो है नहीं कि हम नाभिक से लेकर इसके बीच की दूरी को नाप लें, ये तो हम नाप ही नहीं सकते। तो अब आप देखिए कि परमाणुविक त्रिज्या में कौन कौन सी त्रिज्याएं हैं। देखो, एक तो आयनिक त्रिज्या है जो अभी हम पढ़ेंगे, दूसरी है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, तीसरी है धात्विक त्रिज्या, और चौथी है वॉन डेर वाल त्रिज्या, वॉन डेर वाल त्रिज्या। सबसे पहले सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक बंध कब बनता है? ये 2 परमाणु है, इन दोनों के बीच में ये दोनों परमाणु है। दोनों परमाणु कैसे हैं? समनाभिकीय, समनाभिकीय। समनाभिकीय का मतलब दोनों परमाणु एक ही है, जैसे ये भी Cl है और ये भी Cl है। तो जो Cl2 का जो अणु बना वो समनाभिकीय हुआ। यदि ऐसे होता H और Cl तो ये कैसा होता? विषम नाभिकीय होता। समझ में आ गया? तो समनाभिकीय परमाणुओं के नाभिकों, समनाभिकीय परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा
क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ये दो समनाभिकीय परमाणु हैं, इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, यानी अंतर नाभिकीय दूरी का आधा, अंतर नाभिकीय दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है, अंतर नाभिकीय दूरी का आधा। ठीक है, समनाभिकीय परमाणु, समनाभिकीय अणु में अंतर नाभिकीय दूरी का आधा जो है वो सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, समझ में आया ये क्या हुई? ठीक है, तो ये आर हो गई। मान लो ये दोनों, ये एक ए परमाणु है और ये भी एक ए परमाणु है, दोनों ने मिलकर एक A2 अणु बनाया है, तो ये आर हो गई, ये भी आर हो गई। तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हुई? डी। डी को हम क्या कहते हैं? जो आपका डी है, यानी दोनों नाभिकों के बीच की अंतर नाभिकीय दूरी है। ये अंतर नाभिकीय दूरी का जो आधा होगा वो क्या होगा? ए के बीच की दूरी का जो आधा है वो सहसंयोजक त्रिज्या होगा। ठीक है, अब धात्विक त्रिज्या क्या होती है? देखिए, धात्विक त्रिज्या जो है वो धातु क्रिस्टलों में पाई जाती है, धातु क्रिस्टल्स में पाई जाती है। धातु क्रिस्टल कैसे होते हैं? ऐसे, इसमें बहुत पास धातु जुड़े हुए हैं इन क्रिस्टलों में। ठीक है, ठीक। तो अब ये जो धातु क्रिस्टल है इसमें भी सेम ऐसा ही है कि दो पास के दो निकटतम धातु परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा, नाभिकों की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? फिर आ गई वॉन्डरवॉल त्रिज्या। वॉन्डरवॉल त्रिज्या क्या होती है? देखो, वॉन्डरवॉल त्रिज्या किसमें मिलती है? निष्क्रिय गैसों में मिलती है या अक्रिय गैसों में मिलती है। निष्क्रिय और आप कह सकते हो अक्रिय गैसों में मिलती है, यानी कि शून्य समूह में मिलती है। ये शून्य समूह कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वाला। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये क्या होते हैं? ये एक परमाणुवीय गैसें हैं, एक परमाणुवीय गैसें। तो वॉन्डरवॉल त्रिज्या क्या है? वॉन्डरवॉल त्रिज्या देखो, मान लो यदि ये कोई एक ही अणु है, ये पूरा अणु है ना, अणु किससे मिलकर बनता है? दो परमाणुओं से, दो या दो से ज्यादा से अणु मिलता है, एक ये अणु है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की नाभिक का दूरा, ये इन दोनों के बीच की नाभिक की दूरी है। ये सहसंयोजक बंध से बने, ये भी सहसंयोजक बंध से बने, लेकिन हमें यहाँ पर सहसंयोजक त्रिज्या नहीं निकालनी है, हमें यहाँ पर वॉन्डरवॉल त्रिज्या निकालनी है। तो वॉन्डरवॉल त्रिज्या क्या होगी? दो अबंधित, क्या देखो मैं यहाँ पर जो लिख रही हूँ, दो अबंधित निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों परमाणु के अंतर दो अबंधित निकटवर्ती परमाणुओं के अंतःनाभिकों की दूरी का आधा। क्या कहा मैंने? दो अबंधित, ये दोनों ये बंधे हुए नहीं है ना, यहाँ पे बीच में स्पेस है तो दो बंधे हुए नहीं है, दो अबंधित लेकिन पास पास है तो निकटवर्ती, ये तो दोनों जुड़े हुए हैं, ये निकटवर्ती हो गए। दो अबंधित निकटवर्ती परमाणुओं की अंतःनाभिक, एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है, दोनों अबंधित है, निकटवर्ती है, इनके ये नाभिक है, तो इनकी ये जो नाभिक की जो दूरी है इसका आधा क्या कहलाता है? ये कहलाएगा वॉन्डरवॉल त्रिज्या। समझ में आ गया?
तो वॉन डेर वाल त्रिज्या होगी। तो वॉन डेर वाल त्रिज्या जो है वो सबसे बड़ी होती है, फिर उसके बाद बाकियों का नंबर आता है। ठीक है, फिर चौथे टाइप की त्रिज्या है आयनिक त्रिज्या। अब आयनिक त्रिज्या क्या होती है? आयनिक त्रिज्या आयन की त्रिज्या होती है। और आयन कैसे मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से मिलते हैं। जैसे कोई भी धातु है, मान लो M है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया? धनावेश आ गया। ऐसे ही कोई दूसरी अधातु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया? ऋणावेश आ गया। समझ में आ रहा है? जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 11, मतलब परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 8 और 1। अब इसने बाहर वाला जो संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग दिया, तो अब इसका क्या बन गया? धनायन बन गया। धनायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर बनता है। ठीक है, तो इसका विन्यास क्या हो गया? 2 और 8 हो गया। ठीक है, कोई भी अधातु है जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है? 2, 8 और 7। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इसके ऊपर क्या बन गया? तो 2, 8 और 8। समझ में आया? यानी अधातु ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण कर लिया तो 7 से किसमें बदल गया? 8 में बदल गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो एक धनायन बन गया, एक ऋणायन बन गया। ये तो छोटी क्लास में ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आप देखो इससे तुलना करो, यदि इस सोडियम से तुलना करोगे इस सोडियम आयन की, यानी ये तो धनायन है और ये क्या है? पैतृक परमाणु है। पैतृक परमाणु का मतलब पेरेंट, जिससे कि ये बना है। इसमें देखो 3 शेल है, इसमें 3 कोश है, KLM, इसमें K और L है। तो आकार किसका छोटा हो गया? इसका छोटा हो गया। तो हमेशा धनायन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर भी 3 कोश है, यहां पर भी 3 कोश है, लेकिन यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, तो इसका आकार क्या हो गया? इसकी तुलना में बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऋणायन हमेशा आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। धनायन जो है वो आकार में हमेशा छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से ये त्रिज्याएं हो गई। अब हम आवर्त सारणी में जो त्रिज्याओं की आवर्तिता के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो त्रिज्या है उसमें क्या होती है? कमी होती है। इधर से इधर जाने पर कमी होती है, और ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से जाने पर त्रिज्या हमेशा बढ़ती है। त्रिज्या बढ़ती है, इधर त्रिज्या में कमी होती है। ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पहले एक आवर्त है, फिर दूसरा आवर्त है, फिर तीसरा आवर्त है, फिर चौथा आवर्त है, तो आवर्त बढ़ता जा रहा है, आवर्त बढ़ता जा रहा है, तो इसका त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कोश की संख्या बढ़ती है, इसलिए कोश बढ़ता चला जाता है, इसलिए। ठीक है, और आवर्त में क्या होता है? आवर्त में इस एक ही आवर्त में जा रहा है, इसका मतलब आवर्त में n बराबर 1 का मतलब क्या? सब परमाणु के लिए एक ही रहेगा आवर्त। ठीक है, तो अब एक ही आवर्त के अंदर इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, तो क्या बढ़ता जा रहा है? यहाँ पर बढ़ता जा रहा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? देखो कि मान लो आपके पास एक परमाणु है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये सोडियम है। मान लो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 8 और 1। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसमें 2 थे, इसमें 8 थे, इसमें 1 था। अब इसके पास यही रह गया, ये इसका नाभिक है। इसके पास कितने रह गए? 2 और 8 रह गए, और ये सोडियम हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो ये सोडियम है और ये सोडियम आयन है। यहां तक समझ में आ रहा है ना? सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। जितने प्रोटॉन होंगे उतने तो इलेक्ट्रॉन होंगे एक परमाणु में। ठीक है, सोडियम आयन जो बना है इसमें देखिए, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो 11 ही है, क्योंकि आपने त्याग किसका किया है? दिया किसको है? इलेक्ट्रॉन को दिया है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें खो दिया ना, तभी तो इसके ऊपर धनावेश आया। ठीक है, तो अब ये कितने हैं? 10 है। क्लियर? अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, यानी दोनों बराबर के हैं, प्लस और माइनस का आवेश बराबर का है, यानी जितना नाभिक जितना आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है उतना ही, जितना नाभिक इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस पर भी फोर्स लगा रहा है। दोनों का जो बल है वो बराबर बराबर का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर देखो क्या केस है, यहाँ पर प्रोटॉन तो है 11, यानी नाभिक में प्रोटॉन तो है ज्यादा और इलेक्ट्रॉन है कम। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो कौन पावरफुल हो गया? किसके द्वारा लगाया गया बल ज्यादा हो गया? कौन प्रभावी हो गया? प्रोटॉन ज्यादा प्रभावी हो गया। कितने से? 1 से, यानी 1 ज्यादा है ना, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग हो गया? नाभिक। तो नाभिक का आवेश ज्यादा हो गया, नाभिक का आवेश क्या हो गया? प्रभावी हो गया। इसे ही हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिक के आवेश। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में आपको ध्यान रखना है त्रिज्या में कमी होती है। त्रिज्या में कमी क्यों होती है? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, क्योंकि ये बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है इसलिए। ठीक है, इतना आप पढ़ेंगे, फिर उसके आगे बताएंगे। थैंक यू।